पैसा इसमें लगाएंगे, लेकिन वो पैसा जो देश के लिए काम आ सकता है, जिससे देश की स्थिति बेहतर हो सकती है, जिससे देश की बेरोजगारी खत्म हो सकती है, जिससे देश का किसान खुशहाल हो सकता है, जिससे देश के युवा एक बढ़िया सुबह देख सकते हैं, वो खुश हो सकते हैं, जिससे देश को शिक्षा व्यवस्था बढ़िया हो सकती है, जिससे देश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बढ़िया हो सकती है, वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो सब करेंगे, वो पैसा सरकारी खजाने में जाएगा, वहां से करना पड़ेगा और बीजेपी के खजाने में नहीं आ सकेगा। इसलिए ये जो लूट है, इस लूट में बंदर बांट करके इन उद्योगपतियों के माध्यम से इस सारी लूट को अंजाम दिया जा रहा है। यही काम बीजेपी कर रही है देश के लोगों के। साथियों, इस किसान आंदोलन में, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं और बार बार समझा रहा हूं आपको, यह किसान आंदोलन केवल किसानों का नहीं, पूरे देश का आंदोलन है। साथियों, किसान केवल अपनी नहीं, पूरे देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। साथियों, मजदूरों को बचाने की, बेरोजगार युवाओं को बचाने की, युवतियों को बचाने की, इस देश के गरीब को बचाने की लड़ाई लड़ा है। जो बड़ा मध्यम वर्ग है उसको तबाह होने से बचाने को बेकार समझते थे, जिन किसानों को कुछ नहीं समझते थे, कमजोर समझते थे, उन किसानों के केवल एक एक्शन से, अभी तो बहुत शुरुआत है, ये अभी तो शुरुआत है, जिसमें रिलायंस चीखने लगा है कि भैया हम कॉर्पोरेट फार्मिंग में नहीं आएंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नहीं आएंगे। होने लगा है ना ये सारी चीजें। इन सारी चीजों को आप देखिए आने वाले समय में। मैं आपको बता रहा हूं, ये अंबानी यानी रिलायंस और अडानी यानी फॉर्च्यून और लाला रामदेव, रुचि सोया, पतंजलि, इन तीनों की दुकानों पर ताले लगने वाले हैं आने वाले समय में। अपना ये सारी जो फसलें उगती हैं, जो भी चीज है, तो ये सरकार किसानों से लेके खुद क्यों नहीं निर्यात करती? इसमें तो देश को फायदा, सरकार को फायदा है। बहुत अच्छा सवाल है आपका। निश्चित रूप से इसमें देश को फायदा जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को और मोदी सरकार को और आरएसएस को इनको फायदा नहीं है। कैसे फायदा नहीं है? अगर सरकार ये खरीद के विदेशों में एक्सपोर्ट करेगी और जो उद्योगपति हैं, पैसे वाले हैं, वो उसका मुनाफा कमा रहे हैं, वो मुनाफा जो आएगा वो सरकारी खजाने में जाएगा, वो बीजेपी के खजाने में नहीं जाएगा, वो आरएसएस के खजाने में नहीं जाएगा। जो पैसा, ये जो लूट मचा रखे हैं इन्होंने पार्टी चलाने के लिए, इलेक्शंस के लिए, जिससे एमपी खरीदते हैं, जिससे एमएलए खरीदते हैं, जिनसे ये सारी राजनीति को उलट पलट करने की कोशिश करते हैं, वो पैसा कहां से आएगा? इसलिए इसका यह है कि मुनाफा ये सारे का सारे देंगे उद्योगपतियों को, और उद्योगपतियों से कमीशन लेके, पार्टी के लिए चंदा लेके, वो पैसा उस तरह से कमाएंगे, सीधा सरकार के खजाने में जाएगा। वो इन्हें किसी हालत में मंजूर नहीं, क्योंकि सरकार के खजाने में जाने वाला पैसा इनकी जेब में नहीं आ पाएगा। इसकी तरक्की से इनको कुछ देश से कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको बताया कि ये जो है सबसे बड़े देशद्रोही यही लोग हैं, सबसे बड़े आतंकवादी यही लोग हैं। देश की तरक्की से, देश की जनता की तरक्की से, किसानों मजदूरों के दुख दर्द से इनको कोई लेना देना नहीं है। जो बेरोजगार युवा हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, गलत रास्ते पर चले जाएं, इन्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। आप एक बड़ी अजीब स्थिति में समझेंगे कि जिस समय देश में इतनी भयानक आर्थिक स्थिति है, महामारी का काल है, भयानक आर्थिक स्थिति है, लाख करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं और जीडीपी हमारी माइनस में जा रही है, उस समय 20,000 करोड़ रुपए केवल जो नई संसद और उसके साथ बनने वाला सारा वो है ऑफिस वगैरह, उनके लिए 20,000 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं, खर्च किए जा रहे हैं, जिससे 2022 तक बनकर तैयार होना है। और आज सुबह ही सुबह जो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको हरी झंडी दे दी, विस्तार प्रोजेक्ट को, 20,000 करोड़ का जो प्रधानमंत्री का प्रोजेक्ट है। तो पैसा इसमें लगाएंगे, लेकिन वो पैसा जो देश के लिए काम आ सकता है, जिससे देश की स्थिति बेहतर हो सकती है, जिससे देश की बेरोजगारी खत्म हो सकती है, जिससे देश का किसान खुशहाल हो सकता है, जिससे देश के युवा एक बढ़िया सुबह देख सकते हैं, वो खुश हो सकते हैं, जिससे देश को शिक्षा व्यवस्था बढ़िया हो सकती है, जिससे देश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बढ़िया हो सकती है, वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो सब करेंगे, वो पैसा सरकारी खजाने में जाएगा, वहां से करना पड़ेगा और बीजेपी के खजाने में नहीं आ सकेगा। इसलिए ये जो लूट है, इस लूट में बंदर बांट करके इन उद्योगपतियों के माध्यम से इस सारी लूट को अंजाम दिया जा रहा है। यही काम बीजेपी कर रही है। देश के लोगों को समझना पड़ेगा। अभी एक इंटरनेशनल रिपोर्ट भी आ रही है कि 2025 में भारत तो बांग्लादेश से भी पीछे चला जाएगा। वो तो अभी चला गया है,
भारत अब बांग्लादेश से अभी पीछे है। कई उद्योग हैं, नहीं कई उद्योग हैं, आप देखें विशेषकर कॉटन वाला है, कॉटन वाले उद्योग में बांग्लादेश हमसे कहीं ज्यादा आगे पहुंच चुका है। हम कहीं भी नहीं ठहरते हैं। हंगर इंडेक्स जो है बांग्लादेश हमसे कहीं ऊपर है, हम कहीं भी नहीं है। इंटरनेट जो है उसमें हम बांग्लादेश हमसे कहीं ऊपर है, हम कहीं भी नहीं ठहरते हैं। बांग्लादेश के सामने तो आज की तारीख में वैसे ही नहीं ठहरते। लेकिन आत्मनिर्भर भारत तो बन रहा है। आत्मनिर्भर भारत नहीं, इसका नाम केवल होना चाहिए आत्मनिर्भर बीजेपी, बल्कि आत्मनिर्भर बीजेपी आत्मनिर्भर हटा के कहना चाहिए इस देश के खून पर निर्भर बीजेपी, यही होना चाहिए। इन्होंने जो सब कुछ कर रखा है ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो सारा षड्यंत्र है इस देश को तबाह और बर्बाद करने वाला और बीजेपी की झोली भरने वाला, क्योंकि ये इस देश में राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं और राजतंत्र चलता है पैसे के दम पर, लठ के दम पर, ताकत के दम पर। उसके लिए सारे इंतजाम सब कुछ किए जा रहे हैं। तो क्या ऐसा हो जाएगा, राजतंत्र हो जाएगा? नहीं, इनके बाप की सरकार है क्या ऐसा हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? ये देश इनके बाप का थोड़ी है, देश हम सबका है, हम सबके माता पिता का है, हमारी आने वाली संतान का है। इस देश में किसी भी हालत में जो ये चाह रहे हैं, जिस हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं, कभी पूरा नहीं होगा। और जिस राष्ट्रतंत्र की स्थापना करना चाह रहे हैं, जिसके लिए संसद और पूरा सब कुछ पुराने इतिहास को मिटा के नया एक इतिहास बनाना चाहते हैं, अमर होने की बड़ी वो है ना चाहत, मोदी जी को अमर होने की चाहत है। निश्चित रूप से आप इस इतिहास में अमर होंगे, लेकिन एक बहुत ही घटिया शासक के रूप में, एक बहुत ही देश को बर्बाद करने वाले शासक के रूप में होंगे, एक बहुत ही निरंकुश शासक के रूप में आप होंगे और देश को तबाह और बर्बाद करने वाले, किसानों मजदूरों को पूरी तरह से खत्म करने वाले ऐसे जो है शासक के रूप में होंगे। अमर तो आप जैसे होंगे वो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, फिर बार बार कह रहा हूं, ये देश किसी के बाप की बपौती नहीं है, ये देश हम सबका है और हम सब लोग इस देश में मिलजुल कर रहते आए हैं, ऐसे ही आगे भी रहेंगे। ये जो हमारा देश कई फूलों का गुलदस्ता है, ऐसे ही महकेगा और खूबसूरत होगा। तुम्हारे जो षड्यंत्र हैं उसमें तुम कभी भी कामयाब नहीं होगे। तो फिर सर ऐसे पूरे हालात से देश गुजर रहा है, किसान जो है सड़कों पे है और कई सारे ऐसी कंपनियां हैं जो प्राइवेट सेक्टरों में दे दिया जा चुका है। अब सर किसानों की अगर बात कर लिया जाए तो अब रिलायंस इंडस्ट्री जो है आकर के किसानों को समझा रही है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर उनकी जमीन नहीं छीनेंगे, अब आप उनकी जमीन हड़पने का कोई हमारी मंशा है। तो आपको समझ में आ गया? जिन किसानों को बेकार समझते थे, जिन किसानों को कुछ नहीं समझते थे, कमजोर समझते थे, उन किसानों के केवल एक एक्शन से, अभी तो बहुत शुरुआत है, ये अभी तो शुरुआत है जिसमें रिलायंस चीखने लगा है कि भैया हम कॉर्पोरेट फार्मिंग में नहीं आएंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नहीं आएंगे। होने लगा है ना ये सारी चीजें। इन सारी चीजों को आप देखिए आने वाले समय में। मैं आपको बता रहा हूं, ये अंबानी यानी रिलायंस और अडानी यानी फॉर्च्यून और लाला रामदेव, रुचि सोया, पतंजलि, इन तीनों की दुकानों पर ताले लगने वाले हैं आने वाले समय में। सब कुछ ये देश जो देख रहा है कि इन्होंने किस तरह से देश को बर्बाद किया है, और जो हम किसानों का बहिष्कार का नारा है, उस बहिष्कार पे जिस तरह से लोग लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं और इन सारी चीजों का बहिष्कार करते जा रहे हैं, आने वाले समय में अंबानी, अडानी और लाला रामदेव, इन तीनों की दुकानों पे ताला लगेगा। आप देखना, जो देश के साथ में इन्होंने जो किया है उसे देश भूलेगा नहीं। और मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मोदी जी, प्रभु, आपने अपनी तो कब्र खुदवाई ली है, आपने अपने साथ साथ में इन तीनों को भी कब्र खुदवा ली है। इनका भी जो है ना पूरा बहिष्कार के माध्यम से इनकी दुकान पर ताले लग जाने, आप चिंता मत करो। इसलिए मैं तो उनसे कहूंगा, तीनों से समझाओ मोदी जी को ये काम बंद करें, अन्यथा निश्चित रूप से सरकार तो उखाड़ के फेंक ही दी जाएगी। सरकार के साथ साथ में ये तीनों लोग जिन्होंने इस देश को लूट रखा है, जो इस देश के विषय में जरा भी नहीं सोचते, उन तीनों की दुकानों पर भी ताला लगेगा। चलो ठीक है सर, एक आखिरी सवाल है मेरा कि वार्तालाप तो लगभग फेल ही हो रहे हैं हर बार की तरह, फिर से 8 तारीख का समय दिया गया है, तो ऐसे हालात में जो है किसानों को क्या करना चाहिए, आपका क्या संदेश होगा? नहीं, हमारी रणनीति बहुत सीधी है। वैसे भी हम जो आगे की हमारी जो योजना है हम उसका कर चुके हैं कि 6 तारीख में ट्रैक्टर मार्च होगा, उसके बाद में 13 तारीख का प्रोग्राम है, उसके बाद में 18 तारीख का है, फिर 23 और फिर 26 का। ये पूरा शेड्यूल हमारी तरफ से घोषित किया जा चुका है। लेकिन मैं तो आखिरी समय में केवल आपके माध्यम से यही लोगों से कहना चाहूंगा कि साथियों, इस किसान आंदोलन में, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं और बार बार समझा रहा हूं आपको, ये किसान आंदोलन केवल किसानों का नहीं, पूरे देश का आंदोलन है साथियों। किसान केवल अपनी नहीं,
पूरे देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है साथियों। मजदूरों को बचाने की, बेरोजगार युवाओं को बचाने की, युवतियों को बचाने की, इस देश के गरीब को बचाने की लड़ाई लड़ा है। जो बड़ा मध्यम वर्ग है उसको तबाह होने से बचाने की लड़ाई लड़ा है। ये औरतों पुरुष सबकी लड़ाई लड़ा है। ये सामान्य जनता उसकी भी, और देश की जो सेना है, अर्धसैनिक बल है, पुलिस वाले हैं, उन सबकी लड़ाई लड़ रहा है। ये केवल अपनी लड़ा, देश को बचाना चाहता है। इसलिए मेरा आपसे एक ही निवेदन है साथियों कि इस आंदोलन में सहयोग दें, जैसा भी सहयोग दे सकते हैं। कोई किसी पर बंदिश नहीं है, जो जैसा भी सहयोग दे सकता है। कोई इस आंदोलन में पैसे से सहयोग दे सकता है, पैसे से दे। कोई अनाज दे सकता है, आटा दे सकता है, दाल दे सकता है, चावल दे सकता है, कपड़े दे सकता है, उसका सहयोग दे सकता है, वो दे। कोई वहां पर आकर सेवा कर सकता है, किसी के पास नहीं है पैसा या कुछ नहीं कर सकता, तो फिजिकल जो भी सेवा कर सकता है वो कर सकता है, वहां पर आकर वो इस तरह से सेवा दे। इसके अलावा अगर और भी कुछ नहीं है तो मैं कम से कम लोगों से एक निवेदन जरूर करूंगा, हफ्ते में एक दिन देश को बचाने की लड़ाई है साथियों। लोगों ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया। हम भूले तो नहीं हैं भगत सिंह जी को, चंद्रशेखर आजाद जी को, हम भूले तो नहीं हैं उधम सिंह जी को, हम सुखदेव राजगुरु इनको भूले तो नहीं हैं, इन सबको, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हम भूले तो नहीं हैं। तो इन्होंने सबने अपनी जीवन कुर्बान कर दिया हमारे लिए, ताकि हम जी सकें। उसके बाद ही भारत को आजादी मिली है। साथियों, मैं इतना ही आपसे कहना चाहूंगा, हफ्ते में एक दिन जरूर दीजिए। आप अपना पूरा दिन कई बार देखते देखते, जो मोबाइल में देखते देखते ही घंटों बिता देते हैं, खराब कर देते हैं। तो कम से कम देश को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए हफ्ते में एक दिन तो दे सकते हैं। हफ्ते में एक दिन जरूर दीजिए और किसी भी जगह पर जाइए, चाहे सिंगू बॉर्डर पर जाइए, चाहे टिकरी बॉर्डर पर जाइए, चाहे राजस्थान बॉर्डर पर जाइए, चाहे आप जो है गाजीपुर बॉर्डर पर जाइए, चाहे चिल्ला बॉर्डर पर जाइए, कहीं भी जाइए, एक दिन जरूर दीजिए साथियों।